चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कल हुआ था, 37 के साथ हमें आगे बढ़ना था। और दो वस्तुएं ए और बी का क्रय मूल्य 4 और 5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को ए पर 10%, बी पर 20% का लाभ हुआ। विक्रय मूल्य में 480 का अंतर था, तो बी और ए के क्रय मूल्य में क्या अंतर था। देखिए, अनुपात और प्रतिशत चैप्टर में आपने एक चीज सीखी होगी कि जब भी आपको अनुपात दिया जाता है, अगर इसको हम कुछ संख्या मान ले तो वो काफी बेहतर हमारे लिए होता है। तो ए और बी का जो अनुपात है, ए को इन्होंने कुछ कहा, बी को कुछ इन्होंने कहा कि भाई ए अगर 4 है तो बी क्या है, 5 है। तो मैं कहता हूं कि आप इसको 400 और 500 ले लो। ए को 400 ले लो तो बी को क्या ले लो, 500 ले लो। आप 40, 50, 4000, 5000, यू कैन एज्यूम एनी नंबर, आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन 4 और 5 के मल्टीपल में, 4 और 5 के रेशो में ही ये चीज चलनी चाहिए, है या ना। तो अब इन्होंने कहा कि भाई इस पे 10% और इस पे 20% का लाभ ले लो। तो आपकी इतनी प्रैक्टिस है क्या कि इसका 10% यानी 440, 400 का 10% होता है 40, तो 440, 500 का 20% होता है 100 यानी 600। इस पर 10% का लाभ लेना है, 400 का 10% होता है 40, इस पर 20% का लाभ लेना है तो 500 का 20% होता है 100। तो अब ये कितने का हो गया, अब ये 400 और 600 का हो गया। अब इन्होंने कहा कि इनके विक्रय मूल्य में अंतर है 480 का। विक्रय मूल्य में कितने का अंतर है, 480 का। तो ये इन दोनों का कॉस्ट प्राइस माना था हमने, ये इन दोनों का सेलिंग प्राइस माना था। तो आप एक चीज और निकाल के रख ही लो कि दोनों के कॉस्ट प्राइस में कितने का अंतर है, 100 का, और दोनों के सेलिंग प्राइस में कितने का अंतर है, 160 का। अब इन्होंने आपसे यह बोला है कि उनके सेलिंग प्राइस में, उनके विक्रय मूल्य में अंतर 480 का है, तो उनके क्रय मूल्य में कितने का अंतर होगा, यह आपसे पूछा गया है। तो मुझे एक बात बताइए कि जो 480 रुपए है ये इनके विक्रय मूल्य का अंतर है, यानी 160 का अंतर है। तो क्रय मूल्य में कितने का अंतर होगा, यानी 100 की वैल्यू क्या होगी, 16 तिया 48, 3 इंटू 100। तो भाई आपके प्रश्न का जवाब क्या होगा, आपके प्रश्न का जवाब होगा 300 यानी 300। बोलिए, समझ में आया क्या आपको। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो बिंदास बताइए मुझे। ठीक है, हमने इन दोनों का अंतर लिया है, दोनों का अंतर 160 है ना। तो 160 480 है, तो इन दोनों का अंतर यानी 100 की वैल्यू क्या होगी, तो वो आएगा आपका 300। चलें आगे। हम्म कुछ लोग कह रहे हैं कि समझ में नहीं आया है, मैं एक बार और बता देता हूं। 4 और 5 को आपने 400 और 500 माना ताकि आप कैलकुलेशन इजी बना सके। इसको 10% लाभ पर बेचना है, तो 400 का 10% 40 यानी 440। इस पर 20% का लाभ लेना है, 500 का 20% 100 यानी 600। ये विक्रय मूल्य है, दोनों के विक्रय मूल्य में 600 में से 440 जाएगा, 160 आएगा, जबकि उनके विक्रय मूल्य में अंतर लिखा हुआ है 480। तो 480 अगर 160 है तो क्रय मूल्य का अंतर बताइए, यानी 100 की वैल्यू बताइए, आंसर आएगा 300। विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए तथा लाभ 3 गुना, तो लाभ 3 गुना हो जाता है, लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, ओके, इसका आंसर भी आ गया है कुछ लोगों का, वेरी गुड। देखो भाई, आप यहां पर ना जस्ट हिट एंड ट्रायल मारना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं है, आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा। विक्रय मूल्य दुगना कर दें, आप ऐसे सोचो कि मान लो कोई चीज 1 रुपए की है, तो उसका विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए। ठीक है, मान लो कोई चीज 1 रुपए की है, तो मैं उसको 2 रुपए में बेच रहा हूं। ये 2 रुपए मतलब ये दुगना नहीं है, अभी मैं हिट एंड ट्रायल तो करने वाला हूं, है ना। लेट से कि 1 रुपए की चीज को अगर मैं 2 रुपए में बेचूंगा तो मुझे कितने का प्रॉफिट होगा,
मुझे कितने का लाभ होगा? मुझे 1 का लाभ होगा। इनका यह कहना है कि अगर विक्रय मूल्य को दुगना कर दें, यह तो मैंने मन से माना और इसमें माने बगैर कुछ होना नहीं है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। अब इनका यह कहना है कि अगर विक्रय मूल्य को डबल कर दें, जो चीज आप 1 रुपए में पहले बेच रहे थे, सॉरी 1 रुपए उसकी प्राइस थी और आप उसको 2 में बेच रहे थे, अब उसको 4 में बेचो भाई। 1 रुपए की चीज को पहले तुम 2 में बेच रहे थे, अगर विक्रय मूल्य डबल कर दें तो क्या यहां पे प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई? प्रॉफिट यहां पे 3 हो रहा है। अगर मैं विक्रय मूल्य डबल कर देता हूं तो जो लाभ मुझे पहले 1 रुपए का हो रहा था, वो लाभ अब मुझे कितने का हो रहा है? वो लाभ अब मुझे 3 रुपए का हो रहा है। तो क्या मेरा लाभ 3 गुना हुआ? विक्रय मूल्य डबल हुआ तो मेरा लाभ 3 गुना हो गया। भाई 2 की चीज 4 में बेची तो पहले 1 रुपए बच रहा था, अब मुझे 3 रुपए बच रहा है, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ या ना? ठीक है ना? 1 रुपए की चीज 3 रुपए देकर जा रही है। तो आपसे बोला है कि लाभ प्रतिशत क्या है, और इस केस में हमेशा हम बताते हैं कि पहले का लाभ प्रतिशत क्या है। तो आप यहां पे देखिए कि यहां पर आपको कितने का लाभ हो रहा है जी? 1 का। किस पर हो रहा है? क्रय मूल्य पर, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी आपको कितने का लाभ हो रहा है? 100% का। क्लियर? सुधीर भाई, अब तुमने अगर कॉपी पेस्ट मारा तो तुम्हें ब्लॉक मारेंगे हम, है ना? अब तुम्हें कहां से पीडीएफ कहां से तुमको अभी दें? तुम ही यार गजब करते हो, इतना समझाने पर भी नहीं समझते हो। हम्म ये जस्ट हिट एंड ट्रायल हमने करा है ना? हमें नंबर्स को सेट करना था, हालांकि क्वेश्चन इजी था तो इजीली सेट हो गया कि भाई 1 रुपए की चीज को 2 में बेचा, उसी चीज को 4 में बेचा, प्रॉफिट 3 गुना हो गया, यानी ओरिजिनल जो प्रॉफिट है वो कितना परसेंट है? वो 100% है। तो इसको ऐसे ही सेट ही करना पड़ेगा, देर इज नो अदर वे। अरे नहीं मिल रहा है वो ठीक है सुधीर भाई, लेकिन तुम्हें अभी कहां से दें हम? कैसे तुम्हें पीडीएफ दें? जरा तो दिमाग लगाओ। कॉपी पेस्ट मारे जा रहे हो, पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, कैसे दें तुम्हें बताओ? किसी को भेज दो, कोचिंग में दे देते हैं हम। मैं सोच रहा हूं कि आज उस शब्द का प्रयोग ना करूं, तुम मानते ही नहीं हो। पढ़ो इसको। 180 रुपए से 250 रुपए के बीच में एक पंखा खरीदा और 260 से 320 के बीच में बेचा। 10 पंखों को बेचने पर अधिकतम लाभ। आप अगर इस शब्द को गहराई से समझ लोगे तो आपसे यह प्रश्न बन जाएगा, अधिकतम लाभ, बस यही इसका मेन हीरो है। हम्म हाँ, एनटीपीसी के लिए फाउंडेशन पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं पता है तुम क्या सुनना चाहते हो, पर नहीं बोलूंगा आज मैं। शाम की पीडीएफ नहीं मिली है? हाँ, मैं देखता हूं, अभी क्लास के बाद आपको मिल जाएगी। देखो भाई, अधिकतम लाभ कब होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? जब आप कोई चीज कम से कम में खरीदो। आप कम से कम, वो अलग अलग चीजें खरीद रहा है, उसकी रेंज है 180 से 250। कोई 180 की है, कोई 200 की होगी, कोई 250 तक की होगी। तो जो खरीदने की रेंज है वो 180 से 250 है। हम जितना कम में खरीदेंगे और जितना ज्यादा में बेचेंगे तभी मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो भाई मैं 180 से कम में खरीद नहीं सकता, और बेचने की जो रेंज है वो 260 से 320 है, 320 है। तो मैं मैक्सिमम, अधिकतम महंगे से महंगा कितने में बेच सकता हूं? मैं खूब से खूब बेच सकता हूं 320। 180 से कम में खरीद नहीं सकता, 320 से ज्यादा में बेच नहीं सकता।
जितना कम खरीद के जितना ज्यादा रेंज रखेंगे बेचने की, उसी में मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अधिकतम लाभ तभी होगा जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में सबसे ज्यादा अंतर हो। तो सबसे ज्यादा अंतर इसी में होगा, कम से कम में खरीदो और महंगे से महंगे में बेचो, तो आपको इसी केस में अधिकतम लाभ होगा। तो यहां पर आप एक पंखे पर मैक्सिमम 140 रुपए बहुत से बहुत कमा सकते हो। तो आपके पास कितने पंखे हैं? 10। एक पंखे पे 140 कमाओगे तो 10 पंखे पर मैक्सिमम कितना कमा सकते हो? आंसर इज 1400। क्या मामला समझ में आया? बोलिए भाई। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हम्म 140 कहां से आया? खुशबू जी अपने दिलो दिमाग आंखें कान नाक सब यहीं रखा करो। इनका अंतर आएगा ना, शुद्ध हिंदी में कहा था कि 180 और 320 का अंतर 140 है। अब तुम्हें अंतर का मतलब पता है, ऐसे समझ में आता है कि जब तुम्हें कोई ऐसा करके बताए। अगर कोई अंतर बोल दे तो तुम्हें समझ ही नहीं आता कि अंतर मतलब क्या होता है। सुनोगे अगर ध्यान से तो डाउट नहीं पूछोगे, घूमते फिरते रहोगे अपने मन को भटकाओगे तो तुम्हें बहुत दिक्कत आनी है। कोई वस्तु उसके सामान्य विक्रय मूल्य के 9/10 हिस्से पर बेची तो उस पर 20% का लाभ कमाया। वह लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो इसके सामान्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर प्राप्त हो। सिर्फ भाषा का खेल है एंड नथिंग। हम्म देखो, आंसर तो मुझे नहीं पता है। देखो, विक्रय मूल्य के 9/10 का मतलब मैं आपको समझाता हूं, इसको बहुत ध्यान से समझना। यहां पे आप कैसे कंफ्यूज हो सकते हो, आप सोचोगे कि 10 रुपए की चीज 9 में बेची। अगर आपने ऐसा सोचा कि 10 की चीज 9 में बेची तो यह बिल्कुल गलत सोचा और आपने प्रश्न को फिर पढ़ा नहीं। ठीक है, तो बात सुनना। इन्होंने कहा कि सामान्य विक्रय मूल्य के 9/10 पे बेचना है। इसका मतलब क्या है पता है? कि पहले ये दोनों विक्रय मूल्य है, ये दोनों सेलिंग प्राइस है। पहले तो ये ध्यान रखो, पहले वो 10 रुपए में बेच रहा था लेकिन अब वो 9 रुपए में बेच रहा है, ये मतलब है। सामान्य विक्रय मूल्य के 9/10 का मतलब है कि पहले मैं 10 रुपए में बेचना चाहता था, अब मैं 9 रुपए में बेच रहा हूं। बात समझ में आई? पहले 10 रुपए में बेचना चाहता था, अब 9 रुपए में बेच रहा हूं। तो देखो, मैं अब 9 रुपए में बेच रहा हूं जबकि मैं 10 रुपए में बेचना चाहता हूं। तो मैं जब 9 रुपए में बेच रहा हूं तो मुझे 20% का लाभ हो रहा है, यानी 120। अगर मैं उसको ओरिजिनल या सामान्य या वास्तविक रेट पर बेचूं तो मुझे क्या मिलेगा? वही सभी, शायद आपने सुन तो लिया ही होगा मैंने जो बोला। और मैंने यहां पर यही कहा था कि पहले वो 10 में बेचना चाहता था लेकिन 9 में बेच रहा है।
9 में बेच रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है, 10 में बेचे तो कितने का लाभ होगा। ये बात शायद जब मैंने बोला तब वॉइस रही होगी, और जो वॉइस बंद होने के बाद मैंने कहा वो ये सवाल था कि किसी ने पूछा था बैंकिंग में ट्रिग्नोमेट्री आता है क्या। तो बैंकिंग एग्जाम्स में एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये सब कुछ नहीं आता। केवल एडवांस में सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ का नॉलेज होना चाहिए और मेंसुरेशन, बस एडवांस में यही चैप्टर काम के हैं बैंकिंग वालों के लिए। ठीक है, समझ आई बात। सॉल्व करो इसको जल्दी। भाई मैं 10 रुपए में बेचना चाहता था, 9 में बेच रहा हूं और ये दोनों विक्रय मूल्य हैं, तो 9 में बेचता हूं तो 20% का लाभ, अगर 10 के 10 में ही बेचूं तो कितने का लाभ। तो आओ कैलकुलेट करते हैं। 3 से कैंसिल होगा 3 बार, 3 से कैंसिल होगा 3 इंटू 4 12, ये बन जाएगा आपका 400/3, ये बन जाएगा आपका 400/3, और 400/3 को सॉल्व करेंगे तो 133.33% के आसपास ही आ जाएगा। अब 100 से जितना ज्यादा है वो प्रॉफिट, 100 से अगर ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ही तो होगा, तो 33.33 का प्रॉफिट हो जाएगा। चाहो तो इसमें से 100 घटा दो, 33.33% का प्रॉफिट। गॉट इट। क्लियर है भाई। ठीक है, अच्छा आखिरी में आप लोग मुझे याद दिलाना, मैंने शाम के बैच में टाइमिंग चेंज करने की बात कही थी, आखिरी में आप लोगों से भी बात कर लूंगा। वैसे आप लोग सब शाम को रही होंगे, तो मैं अपनी शाम की एडवांस वाली क्लास को भी मॉर्निंग में लाना चाहता हूं, तो आखिरी में बात करेंगे ना, आखिरी में एक बार फिर सर्वे करेंगे, और कोई बड़ी बात नहीं कि हम सोमवार से चेंज भी कर दें, है ना। देखते हैं। विनय एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, लागत मूल्य विक्रय मूल्य को 20 रुपए कम कर दिया जाए तो लाभ 40% हो जाता है, प्रारंभिक लागत मूल्य क्या होगा। अब आपको मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा कि आप मतलब मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे कि यहां भी ऐसा हो सकता है क्या। आपको जो हमने अनुपात में, प्रतिशत में, क्रॉस मेथड सिखाई उसी को यहां यूज करेंगे। 20% का मतलब आप सबको पता है 1/5, 40% का मतलब आप सबको पता है 2/5। अब ध्यान से सुनना, एक तरफ लिखो क्रय मूल्य, एक तरफ लिखो विक्रय मूल्य। इस विनय भाई को पहले 20% का लाभ हो रहा था, पहले 20% का प्रॉफिट हो रहा था, तो 20% का मतलब होता है कि 5 रुपए की चीज को 6 रुपए में बेचे, 5 पर 1 का प्रॉफिट। ठीक है, जो भी करा, बाद में 40% का लाभ हुआ। 40% का लाभ मतलब 5 पर 2 का प्रॉफिट। पहले वो 20% का प्रॉफिट ले रहा था, बाद में 40% का प्रॉफिट ले रहा है, यानी 5 पर 2 का प्रॉफिट, 5 में 2 जोड़ दिया तो 5 से 2 हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उसने लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को कम कर दिया 20 रुपए, यानी उसने क्रय मूल्य में भी 20 रुपए की कमी करी और विक्रय मूल्य में भी 20 रुपए की कमी करी। क्या आपको कुछ याद आया इस सब से? दोनों माइनस है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो पहले 20% का प्रॉफिट यानी 5 पर 1 का प्रॉफिट, बाद में 40% का प्रॉफिट यानी 5 पर 2 का प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य को 20 कम कर दिया, विक्रय मूल्य को भी 20 कम कर दिया। मामला क्लियर है? अब आप यहां पे क्रॉस मेथड लगाओ, बिंदास आंसर दो। ठीक है, तो सुनना, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, इसका मल्टीप्लाई इधर करो और अंतर लो। तो 5 का गुणा 7 में करके 6 घटाएंगे तो 5 ही आएगा। वैसे भी देख लो, 35 और 30 का अंतर 5। यहां पे 20 है तो 20 का गुणा 7 बार करके 5 बार घटाएंगे तो 20 दूनी 40 ही कर लेते हैं। 20 इंटू 5 और 20 इंटू 7, अंतर है, बेटर है 2। ये सब सिखा चुका हूं, है ना। फिर भी बता दूं यार, कुछ लोग हो सकते हैं जो नए हो। 7 और 5 आएगा 35, 5 इंटू 6 आएगा 30, दोनों में अंतर आया 5 का, है ना। ऐसे ही यहां पे क्रॉस में करके अंतर लेते हैं। 7 दूनी 14 यानी 140, 20 इंटू 5 हो गया 100, अंतर आया 40 का। 5 बराबर 40 यानी 1 बराबर कितना आ गया? 1 बराबर 8।
प्रारंभिक लागत मूल्य क्या है, इस 8 का गुणा प्रारंभिक लागत मूल्य में कर दीजिए। शुरुआत का कॉस्ट प्राइस प्रारंभिक लागत मूल्य कितना है, आंसर इज 40, 40 आपका आंसर है। ठीक है, आया समझ में? क्रॉस मेथड आपने सीखी है, और मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जो भी नए लोग हैं, रेशो परसेंटेज डिजिटल सम पढ़े बिना आप कोई भी क्लास अटेंड ना करें, क्योंकि रेशो परसेंटेज डिजिटल सम हर जगह साथ साथ चलेंगे आपके। चलिए आगे, लगभग सेम क्वेश्चन है। हम्म, इसमें भी आप क्रॉस मेथड लगाओगे। 10% की हानि, 5 रुपए कम, 8 रुपए ज्यादा, 10% का लाभ। कोशिश कर सकते हो तो कर लो, बन जाएगा। हम्म, नहीं नहीं, 40 में 20 नहीं, वो बाद वाला रेट आ जाएगा। हमें तो पुराना वाला रेट बताना है, तो सीधा 8 में गुणा कर देंगे, 5 में। चलिए, पहले 10% की हानि हो रही थी। 10% का मतलब बच्चे बच्चे को पता है कि भाई ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। 10 की हानि यानी 10 पर 1 का नुकसान, 10 पे 9। बाद में 10% का प्रॉफिट हो रहा था, यानी 10 की चीज क्या हो जाएगी 11 में। क्यों? आपने लागत मूल्य 5 रुपए कम किया है भाई, 5 रुपए कम, और विक्रय मूल्य को 8 रुपए बढ़ाया है, तो यहां आ जाएगा 8 रुपए ज्यादा। क्या बात समझ में आई आप सभी को? 5 रुपए कम, 8 रुपए ज्यादा। क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका गुणा करा, इनका गुणा किया, अंतर लिया, तो 110 में से 90 गया, तो आपके पास 20 बचा। ठीक है ना? मैं कैसे करता हूं कि 11 बार गुणा करके 9 बार हटाना ही है, तो 2 ही बार गुणा करो, तो 10 दूनी 20। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर लोगे, यही आएगा, है ना? दूसरी बात, माइनस और प्लस में हमेशा जुड़ता है, आपको रेशो चैप्टर में सिखाया था। अगर यहां दोनों माइनस है या दोनों प्लस है तो अंतर, लेकिन अगर एक माइनस और एक प्लस है तो ये जुड़ेगा, ये आपको बताया था। तो आप यहां क्या करेंगे, 10 और 8 हो जाएगा 80, 5 और 11 हो जाएगा 55, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 135। बात समझ में आई क्या आपको? तो 20 बराबर 135 है। वस्तु का मूल विक्रय मूल्य क्या है? मूल विक्रय मूल्य तो यह है, मूल मतलब वास्तविक या पुराना वाला। तो मूल विक्रय मूल्य क्या है? तो सुनिएगा, हमें कहा गया है कि 135 अगर 20 के बराबर है तो 9 बराबर कितना? आप चाहें तो डिजिटल सम लगा लो, यहां पे आराम से लगेगा। 5 3 8 और 1 9, 9 में 9 का गुणा होगा 9, नीचे कुछ भी हो 9 ही आना है। तो डिजिटल सम इसका कितना आ गया? 9 आ गया। अब देखो ध्यान से, तो 8 और 5 13, 13 में 6 जोड़ दोगे 19, नहीं होगा, इसका डिजिटल सम 1 है। 6 2 8 और 5 13, इसका डिजिटल सम 4 है। यहां पे आ गए 7 और 5 12 और 6 18, 18 मतलब 9। और यहां पे आ गया 7 5 12 और 6 18, यहां पे आपकी गाड़ी फंस गई, क्योंकि दो दो ऑप्शंस का डिजिटल सम क्या आ रहा है? दो दो ऑप्शंस का डिजिटल सम 9 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये दो आंसर तो नहीं हो सकते, पर इनमें क्या होगा, ये एक बड़ी विडंबना है, समस्या है। ठीक है, वैसे इसको देखकर पूरी उम्मीद मुझे लग रही है कि आंसर बी आएगा।
क्योंकि 3 डिजिट में आंसर तो इसका नहीं आना है। तो ठीक है, अब आप डिजिटल सम की रिस्क मत लो अगर अनुमान नहीं लगा सकते तो, और अनुमान तभी लगाना है जब गारंटी हो। सॉल्व कर लो। 5 से कैंसिल करोगे 4 बार, 5 से कैंसिल करोगे 27 बार, 27 और 9 का गुणा करो, 9 × 7 63, और 9 दूनी 18 और 6 हो गया आपका 24, और 4 से भाग दो। तो 4 से भाग दिया, 4 × 6 24, भाग नहीं जाएगा शून्य, 60 वाला आंसर आएगा। ठीक है, करेक्ट है भाई, लॉजिक सही था। 60.75 इज आंसर। और कैलकुलेशन में भी टाइम नहीं लग रहा है तो डिजिटल सम की जरूरत है नहीं, नॉर्मली भी जल्दी सॉल्व हो रहा है। बोलो, बात ओके? ठीक है, चलिए अब पैटर्न चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। अब आप क्रॉस मेथड के लिए मत सोचना। एक व्यक्ति एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है, विक्रय मूल्य में 144 की वृद्धि हो जाए, लागत मूल्य में 30 की कमी हो जाए, तो 20% का लाभ होता है, विक्रय मूल्य कितना होगा? मेंस का सवाल है, थोड़ा लेवल का सवाल है। मैं चाह रहा हूं कि आप अच्छे से इसको एक बार और पढ़ें, फिर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो, एक व्यक्ति एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है, तो मुझे यहां पर कोई वैल्यू माननी पड़ेगी। तो मैं ऐसे मान लेता हूं कि भाई, मान लेते हैं कोई चीज 100 रुपए की है, तो मुझे 18% के नुकसान पे बेचना है, तो 18 के नुकसान पे बेचूंगा, यानी कितने में बेचूंगा? 82 में। 100 का 18%, 18 रुपए, 18 रुपए कम हो जाएगा, तो 100 रुपए की चीज कितने में जाएगी? तो वो 82 में जाएगी। क्लियर है क्या बात? है ना। 100 रुपए की चीज कितने में जाएगी? 82 में जाएगी, 18% का नुकसान। अब सुनना, विक्रय मूल्य में 144 की वृद्धि कर दें, ठीक है, लागत मूल्य में 30% कमी कर दें, लागत मूल्य को 30% कम कर दें, यानी 100 रुपए की चीज को 70 कर दें, तो 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होगा, तो 70 का 20%, 70 का अगर मैं 20% निकालूंगा तो 7 दूनी 14, इसमें 14 जुड़ेगा, यानी वो चीज कितने की हो जाएगी? 84 की हो जाएगी। समझ में आ रहा है? 70 पर 20% का लाभ होगा, यानी वो चीज कितने की हो जाएगी? 84 की हो जाएगी। पहले 18% का नुकसान था, इन्होंने कहा कि लागत मूल्य को 30% कम करो, ये लिखा हुआ है। लागत मूल्य को 30, इसको भी छोड़ देना, इसको छोड़ देना भी, है ना। लागत मूल्य को 30% कम करें तो 20% का लाभ होता है, अगर ये 30% कम हो जाए तो 20% का लाभ होता है। अब मुझे एक बात बताओ कि पहले विक्रय मूल्य 82 था, अब विक्रय मूल्य 84 है, यानी कितने का अंतर है? 2 का है। और आपने विक्रय मूल्य में कितने की वृद्धि करी है? विक्रय मूल्य में 144 की वृद्धि करी है। भाई, यहां पे विक्रय मूल्य में मुझे 2 की वृद्धि दिख रही है, जबकि रियल में 144 की दिख रही है ना। तो मूल विक्रय मूल्य कितना है? तो विक्रय मूल्य में 144 का अंतर है, जबकि वैसे 2 का अंतर है। मूल विक्रय मूल्य यानी पहले वाला विक्रय मूल्य कितना है? तो 82 की वैल्यू क्या है, ये आपसे पूछा गया है। वैल्यू मान कर करना पड़ेगा, बस यही इसमें मेन मुद्दा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 2 से भी उड़ा दूं तो ये 72 बार कैंसिल होगा, और 7 और 2 9, 9 का गुणा किसी में भी करेंगे तो डिजिटल सम इसका 9 आ रहा है। तो हम एक बार डिजिटल सम लगा के देख लेते हैं। ये हो नहीं सकता, 6 5 11 8 होगा नहीं। 6 3 9 गया तो 6 हो नहीं सकता। 6 2 8 और 1 9 और 4 हो नहीं सकता। 9 5 और 4 9, 9 है। बी आपका आंसर है। 5904 ही इसका आंसर आना है, कोई दिक्कत नहीं। और डिजिटल सम भी लग ही रहा है। बोलो, ठीक है।
आया समझ में? इसमें क्रॉस मेथड नहीं लगेगी ना, क्रॉस मेथड का पैटर्न अलग है। आपको पहले तो दो अनुपात चाहिए और फिर दोनों में कमी या वृद्धि चाहिए, तो यहां पे ऐसा नहीं बोला ना, इसलिए यहां पे क्रॉस मेथड नहीं लग पाएगी। ये सिंपल नॉर्मल तरीके से करने वाला सवाल था। ठीक है, चलिए यहां देखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4 गुना है, विक्रय मूल्य में 300% की कमी की जाती है, तो लाभ 250% होता है, क्रय मूल्य क्या होगा? अब आपको ना फिर यहां पे गुस्सा आएगा, लेकिन मैं क्या करूं, यहां पे फिर क्रॉस मेथड लगेगी। ठीक है, देखो, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4 गुना है, अगर ये 1 है तो ये 4 है। विक्रय मूल्य में 300 की कमी आ जाए, मतलब ये ऐसा भी कहना चाह रहे हैं कि विक्रय मूल्य को कम कर दो, लेकिन क्योंकि क्रय मूल्य के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब क्रय मूल्य जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? विक्रय मूल्य को इन्होंने कम किया, लेकिन क्रय मूल्य के बारे में कोई बात नहीं करी, मतलब क्रय मूल्य 0, कोई चेंज नहीं। विक्रय मूल्य को 300 कम किया तो लाभ 250% होता है। तो मुझे एक बात बताइए कि 250% का मतलब होता है 5/2, 250/100 यानी 5/2। तो 2 रुपए पर 5 का लाभ, यानी 2 रुपए की चीज आप कितने में बेचोगे? 7 में। सिर्फ इतना बता दो, समझ में आया कि नहीं आया, है ना? दूसरी बात कि यहां कोई चेंज नहीं है, और इसको कितना कम किया है? इसको 300 रुपए कम किया है, तो इसको छोड़ दो। ये अब हमारा प्रश्न सॉल्व होगा। कुछ आया दिमाग में आपके? पढ़ लो आप एक बार, यहां पे क्रॉस मेथड लग जाएगी। क्या है? दो अनुपात होना जरूरी है, दो रेशो होना जरूरी है, और उनमें कमी वृद्धि होना जरूरी है, तब क्रॉस मेथड लगती है। पिछला सवाल अलग मोड पे था, इसलिए वहां पे नहीं लग पाया। ठीक है, चलिए सॉल्व कर ले। इसको आपके नोट्स के लिए बाजू में रख देता हूं मैं। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4 गुना और बाद में 250% का लाभ, यानी 2 पर 5, 2 में 5 जुड़ा 7, इसमें कोई चेंज नहीं। इसमें कितने रुपए की कमी करी है? 300 की। चलो, तो ये हो गया 7 एकम 4 दूनी 8, 8 में से 7 गया तो अंतर आया 1 का। ये 0 हो जाएगा तो 300 का दुगना आ जाएगा 600। आया ना? ये तो 0 हो गया, तो ये 600 ही आएगा बस, और कुछ हो नहीं सकता। क्रय मूल्य बताइए, तो 600 का गुणा 1 में करिए, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा, 600 आ जाएगा। हम्म, बस, वेरी गुड। ठीक है, 5/2 कहां से आया? बहुत बढ़िया है यार, शाबाश। 250%, यानी ये 50 से कैंसिल होगा 5 बार, 50 से कैंसिल होगा 2 बार, इसलिए इसको 5/2 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, टाइप चेंज। माइनस प्लस, देखो माइनस प्लस का रोल कब है? ये तो 0 है तो 0 ही होना है ना। अब आप 300 का दुगना 600 में से 0 घटा दो या 0 जोड़ दो, क्या होगा? कुछ नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने माइनस हटा दिया। दोनों माइनस है, दोनों प्लस है, तो चिन्ह की जरूरत नहीं है। एक माइनस एक प्लस है, तब चिन्ह की जरूरत पड़ती है। चलिए, टाइप चेंज है। 1498 में एक पेंटिंग को बेचा तो 1300 रुपए में बेचने पर हानि से 25% अधिक लाभ हुआ। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? मुझे याद नहीं है कि मैंने आपको कल की क्लास में या परसों की क्लास में बताया था, लेकिन एक सवाल मैंने कराया था और उसका उदाहरण मैंने ऐसे दिया था कि 200 रुपए की चीज को अगर मैं 100 में बेचूं या 300 में बेचूं, है ना, ऐसा कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि 200 की चीज को 100 में बेचूं तो 100 का नुकसान, 200 की चीज को 300 में बेचूं तो 100 का प्रॉफिट। तो वो सवाल ऐसा था कि इधर बेच रहे हैं तो उतने की ही हानि हो रही है जितने का लाभ। तो मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी
कि ऐसे केस में आप क्या करते हो, इनको जोड़ के औसत निकालते हो, दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो वो वैल्यू पता चल जाती है। शायद आपको ये बता चुका हूं मैं, है ना। पर ये तभी काम करती है ये टेक्निक जब जितने का लाभ हो उतने की ही हानि, प्रॉफिट भी उतना ही हो जितने का लॉस हो रहा हो, तब आप दोनों को जोड़ के आधा कर दो। लेकिन यहां ऐसी बात नहीं है भाई। यहां ये आपसे कह रहे हैं कि 1498 में अगर बेचेंगे तो क्या होगा, हानि से 25% अधिक लाभ है। मतलब 1498 में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जब उसी चीज को मैं 1300 में बेच रहा हूं तो मुझे हानि हो रही है, मुझे लॉस हो रहा है। बात समझ में आ रही है आपके? इधर बेचेंगे तो लाभ, उधर बेचेंगे तो हानि। लेकिन हानि से 25% अधिक लाभ है, तो यहां पे रेशो बनाना पड़ेगा लाभ और हानि का। हानि से 25% अधिक लाभ है, तो मुझे बताइए कि 25% का मतलब 1/4 होता है। कहना यह चाहते हैं कि अगर हानि 4 होगी तो लाभ एक ज्यादा होगा, यानी 5 होगा। हानि से 25% अधिक लाभ है, यानी 4 से एक ज्यादा, ये 4 है तो ये 5 होगा। इतनी बात आपको समझ में आई क्या? और 25, सॉरी दोनों 25 हैं, हम इस 25 की बात कर रहे थे। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या हो? ठीक है ना। चलो, तो आप हमेशा ध्यान रखें, अगर मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, अगर सवाल ऐसा होता कि 1498 में बेचने पर उतने का ही लाभ हो रहा है जितने की 1300 रुपए में बेचने की हानि, यानी लाभ और हानि बराबर हैं, तो इनको जोड़ के हम 2 से भाग दे देते, आंसर आ जाता। लेकिन वो तभी लगा सकते थे जब लाभ और हानि दोनों कैसे हो, लाभ और हानि दोनों सेम हो, तभी वो हो सकता है। पर यहां पे ऐसा नहीं है, लाभ अलग जा रहा है, हानि अलग जा रही है, 25% लाभ ज्यादा है। तो भाई याद रखना, आप हमेशा प्राइस में अंतर देखते हो और उसको रेशो में बांट लो, अनुपात में बांटो। दोनों में कितने का अंतर है? दोनों में कितने का अंतर है? दोनों में 198 का अंतर है। यहां कितना है? यहां 9 है। इस अनुपात, इस अंतर को इस अनुपात में बांटो, तो देखो 9, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, यानी एक बराबर कितना आ गया? 22 आ गया। 22 का गुणा 5 में कर दो, 22 का गुणा 4 में कर दो, किसी में भी कर दो। 22 का गुणा 5 में करोगे 110, 22 का गुणा 4 में करोगे 88। लेकिन अब समझना मतलब क्या है इसका। इसका मतलब यह है कि 1498 में बेच रहे हो तो तुम्हें 110 का लाभ हो रहा है। 1498 के अंदर 110 का लाभ शामिल है। 1498 में से 110 घटा दो, आंसर आएगा 1388। ठीक है ना। या फिर 1300 रुपए में बेचने पे 88 का नुकसान हुआ, तो 1300 में 88 का लॉस हो गया है, यानी वो कितने में बिकेगी? 1388 में। आपको दोनों करके मैं बता रहा हूं, आपको करना कुछ एक है। 1498 के अंदर 110 रुपए का लाभ शामिल है, 1300 में बेचने पे 88 का नुकसान हुआ है, तो या तो 88 जोड़ दो या 110 का लाभ हटा दो, क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। लेकिन यह आंसर नहीं है, क्योंकि यह तो क्रय मूल्य है। बात समझ आ रही है? ये तो क्रय मूल्य है। इन्होंने हमसे यह बोला कि अब मुझे उस चीज को 25% लाभ पर बेचना है। मुझे कितने पर बेचना है? 25% लाभ पर बेचना है। तो 25% का मतलब वही होता है 1/4, 4 पर 1 का प्रॉफिट। तो 1388 को अगर मैं 4 मान लूं तो मुझे कितने पर बेचना है? 5 पे। ऐसे लिख लो, या 25% का लाभ लेना है तो आप डायरेक्ट 125% भी लिख सकते हो, एक ही बात है ना। वो भी 5/4 ही बनेगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 5/4 आएगा। अब इसको हल करो भाई, 4 से कैंसिल करोगे तो 4 तिया 12, 4 इंटू 4 16 और 4 इंटू 7 28, और 5 से गुणा करा, 5 इंटू 7 35, है ना। 20 और 3 हो गया 23, 15 और 2 हो गया 17, 1735 आपका आंसर है, ऑप्शन डी, 1735, 1735। आया समझ में? अच्छा, संडे टेस्ट में आया था क्या?
समझ में आया? इन्होंने ना एक साथ आपसे दो चीजें पूछ ली हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ये लेंदी लग सकता है ना। मैं एक बार फिर से समझाता हूं आपको। ये मैं बता चुका हूं कि लाभ और हानि अगर बोलते हैं कि दोनों बराबर हैं तो दोनों को प्लस करके आधा, जितने का लाभ उतने की हानि, तो दोनों को जोड़ के आधा कर देते। हानि से 25% अधिक लाभ है, यानी ये 4 है तो ये 5 है। अंतर लेते हैं तो दोनों में अंतर है 198 रुपए का, और वो अनुपात में बटेगा। 5 और 4 9 का भाग दिया, 1 बराबर 22, 22 इंटू 5, 22 इंटू 4। इसके अंदर 110 शामिल है तो 110 हटा दो या इसको 88 दे दो। दोनों ही केस में आपको मिलेगा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य जनरली पूछते तो आंसर ही आता, पर इस पर मुझे 25% का लाभ लेना है, यानी इसको मुझे 125% पर बेचना है, तो ये उसका विक्रय मूल्य आएगा 25% लाभ के साथ। ये क्रय मूल्य है, ये 25% लाभ लेने के बाद का विक्रय मूल्य है, इसलिए आंसर 1735। क्लियर? चलो एक और सवाल कर लेते हैं जल्दी से। 717 में बेचा तो लाभ, 527 में हानि से अधिक है। देखो 717 में बेच रहे हो तो लाभ हो रहा है, और 527 में बेच रहे हो तो हानि हो रही है। कितने की? 11 1 9। 11 1 9 का मतलब क्या होता है? 1/9। तो हानि से लाभ अधिक है, अगर ये 9 है तो ये 10 है। मैंने आपका काम आसान कर दिया, आप सॉल्व करो। 1/9 मतलब लाभ हानि से अधिक है, ये 9 है तो लाभ उससे एक ज्यादा ही होगा, तो 9 से 10 होगा। अंतर लो, बांटो और आंसर बताओ जल्दी से। क्रय मूल्य ही पूछा है इस बार, कॉस्ट प्राइस ही पूछा है। हाँ वोटिंग करवा रहा हूं मैं अभी, है ना। इसका आंसर बताओ फिर वोटिंग करेंगे। वेरी गुड। 617 बिल्कुल ठीक आंसर है। आज आपको पता है ना मध्य प्रदेश वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आ गया है, परीक्षा है नवंबर में। दोनों में कितने का अंतर है? दोनों में 90 का अंतर है। अंतर को रेशो में बांटेंगे, है ना। 90 का बोल रहा हूं यार, 190 का। और रेशो कितना है? 19। 10 और 9 एक बराबर कितना आ गया? 10। तो इसमें 100 का लाभ है या 90 की हानि। इसमें 100 घटा दो, 717 में लाभ जुड़ा हुआ है तो 617, या फिर 527 में 90 की हानि हुई है तो इसको 90 दे दो तो भी 617। करेक्ट आंसर 617, 617। ठीक है जी। चलिए एक काफी बड़ा चेंज मैं अपने टाइमिंग में करने जा रहा हूं, आपको जल्दी से बता देता हूं। यहां पे क्लास हमारी खत्म हुई, लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट वोटिंग करके जाना है। शाम को मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि मैं या तो लेट होता हूं या फिर कोई ना कोई काम या क्लास कैंसिल होना है, बहुत दिक्कतें शाम को आती है, और बहुत इंपॉर्टेंट काम शाम को जनरली आते हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि दोनों क्लासेस मॉर्निंग में ही कर लेते हैं आपकी, एडवांस भी अरिथमेटिक भी। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं 9 से 10 जो अभी हम ये पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक को 9 से 10 कर लें, फिर आपको 10 से 11 का गैप दे दूं, और 11 से 12 आपका जो है वो एडवांस मैथ्स ले लूं। तो सुबह अगर हमारा समय दोनों का मैनेज हो जाएगा तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। हो सकता है कि आपकी इन दोनों समय पे कोई लाइव क्लास हो, तो मैं थोड़ा सा शेड्यूल तो चेंज कराऊंगा कि आपकी कोई और क्लासेस इस टाइम पे ना हो, और अगर हो तो आपको फिर उस केस में कोई एक लाइव और एक रिकॉर्डेड देख लेना है। कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है लाइव और रिकॉर्डेड का, ऐसा कुछ नहीं कि लाइव पढ़ लोगे तो मैं ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, लेकिन मेरा बहुत बड़ा यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा, और मैं मतलब बड़ा वो फील करता हूं कि यार रोज दौड़ते भागते मैं आ रहा हूं, क्लास कभी छुट्टी कभी लेट, तो मेरी ऐसी इच्छा है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं एडवांस क्लास को भी मॉर्निंग में कर दें क्या? आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, यस और नो। जो आप चाहें उस पर टिक करें। जनता अगर सहमत होगी, यस पे अगर ज्यादा वोट डलेंगे, तो कोशिश करेंगे कि हम अगले हफ्ते से इसको चेंज कर दें। ठीक है। अब इसमें हो सकता है कि कई लोगों को लगेगा नहीं मेरी ये दिक्कत हो जाएगी वो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि हर समय हर किसी के लिए कंफर्टेबल नहीं होता है। अगर शाम को क्लास लग रही तो कई लोगों को लगता होगा कि यार शाम को मैं क्लास नहीं ले पाता हूं, सुबह उसके मजे लग जाएंगे, तो वो तो हर समय
हर किसी के लिए कंफर्टेबल रहेगा। नहीं नहीं, सुबह 6 बजे नहीं ले पाऊंगा यार मैं। ठीक है। 92% लोग चाहते हैं कि सुबह ही सब हो जाए, काम खत्म, है ना। वोटिंग दिख रही होगी आपको। ऑलमोस्ट 91% यस के फेवर में। 90% इज बिग नंबर। इतने बड़े बहुमत से तो सरकार भी नहीं बन रही आजकल। तो यहां तो हमारी क्लास में ही चेंज करना है। सीओडी ऑप्शन मैंने नहीं दिया। हाँ, उससे हो सकता है कि कुछ लोगों का शेड्यूल चेंज हो, तो फिर आपको उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करना पड़ेगा। चलिए, तो 90% जनता इस के साथ सहमत है, तो इसको मैं अब इंप्लीमेंट कर दूंगा। दो संभावनाएं हैं। हो सकता है कि अगले हफ्ते में हम शुरू करें। एक ये भी संभावना है कि हो सकता है सोमवार से ही ये इंप्लीमेंट हो जाए। तो मंडे से अगर इंप्लीमेंट होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और क्लास का टाइम आपको दिखने लगेगा। अगर नहीं होगा तो हो सकता है कि ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे 2-4 दिन बाद से हो। तो जैसा भी होगा आपको इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशंस में आ जाएगी। और मुझे इतने ज्यादा वोटिंग की उम्मीद नहीं थी कि इतने ज्यादा लोग खुश हो जाएंगे सुबह के कारण। चलिए, तो चेंज करेंगे और आपको उसकी इंफॉर्मेशन भी देंगे, है ना। चलिए, शाम को मिलते हैं। आज तो शाम को क्लास लगेगी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की, तो शाम को अपनी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में मिलते हैं। और आज की क्लास का रिवीजन करिए। और एक ये क्वेश्चन आप, अच्छा टाइप चेंज है तो ठीक है, करके देखिएगा। नहीं तो कल सैटरडे है, तो अब हमारी मुलाकात मंडे को होगी। मंडे इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।